हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर JMA JNE टारगेट। आज के हम लोग इस सुंदर से अमेजिंग सेशन में बिहार बोर्ड 2018 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अमेजिंग टेक्निक एंड ट्रिक द्वारा डिस्कस किया जाएगा। इसमें फुल्ली आपको रटने की कोई झंझट नहीं होगा, पूरा फुल्ली डिस्कस करते हुए हम लोग देखेंगे लोग, ताकि आपको याद भी ना करना पड़े, प्लस साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट भी रिवीजन होते चल जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सेशन। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन है, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड एक एक्वा सोडियम क्लोराइड है, उसको हम लोग क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको तोड़ देना है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। 1 नंबर हो गया, तो NaF है, इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो कैसे टूटेगा, Na प्लस में प्लस F माइनस में टूटेगा। क्लियर है। उसके बाद से जब एक्वस का नाम लेगा तो इसके साथ ही साथ हम लोग वाटर को भी ब्रेक करेंगे लोग, और मोल्टेन और फ्यूज कहेगा तो वाटर को ब्रेक नहीं करते हैं लोग। तो एक्वस है यानी कि H प्लस होगा और OH माइनस में टूट जाएगा। अब यहाँ हम लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एक एनोड होगा और दूसरा कैथोड होगा, जिसमें हम जानते हैं एनोड पे प्लस चार्ज होता है और कैथोड पे माइनस चार्ज होता है। तो आपसे पूछा जाएगा एनोड पे क्या मिल रहा है, हमसे यही पूछा है कि एनोड पे इसमें से कौन सा आएगा, कैथोड पे कौन सा आएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा याद है, जिसमें एक रहता है तो अब तो टेंशन नहीं है आपको कि कौन मिलेगा। जब 2 रहता है तो हमको टेंशन आता है, जिसमें ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये दोनों में से कोई यहाँ आ सकता है, यह भी माइनस है यह भी माइनस है, इन दोनों में से भी यहाँ कोई आ सकता है। तो प्लस के लिए आपको याद रखना है, यह 4 गो मेटल में से कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au हो गया और Hg हो गया। इस चारों के अलावा यदि कोई और मेटल होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको लेके आएंगे। सॉरी, इस चारों में से यदि कोई मेटल होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ लेके आएंगे। इस चारों के अलावा यदि अदर कोई भी मेटल होगा तो सबसे पहले हम लोग उसी को लेके H प्लस को लेके आएंगे। तो यहाँ तो इसमें से कोई नहीं है तो यहाँ H प्लस आएगा, और H प्लस क्या करता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन कर H बन जाता है, लेकिन H स्टेबल नहीं होता है, तो इसीलिए 2 H के साथ मिल करके H2 गैस बना लेता है, जो कि स्टेबल होता है। ये आपको अब पूछा जाएगा कि सर गैस के रूप में कौन कौन हमको मिलेगा 2 के फॉर्म में, तो आप याद रखिएगा H2 होगा, O2 होगा, N2 होगा, उसके बाद से हैलोजन होता है F2Cl2 Br2 और I2, यह आपको 2 के फॉर्म में ही कभी मिलेगा। तो ये तो हमारा हो गया। अब एनोड की बात है, एनोड पे कौन लेके आएंगे लो जी, तो एनोड पे देखिए वो F माइनस भी आ सकता है, OH माइनस भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर कैसे होता है, तो सबसे पहले तो I माइनस आएगा, उसके बाद Br माइनस आता है, फिर Cl माइनस आएगा, उसके बाद OH माइनस होता है, और उसके बाद होता है F माइनस, उसके बाद NO2 होता है, फिर SO4 होता है। तो यहाँ हम लोग कंपेयर किसे करना है, F और OH से। तो पहले कौन आएगा, OH। तो यहाँ हम लोग OH को लेकर के आ जाएंगे लोग। OH माइनस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बनाएगा, OH प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब OH कभी ऐसे स्टेबल नहीं होता है, तो यह अभी 2 OH से मिल जाएगा, 2 OH से मिल करके H2O बना लेता है, प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है। अब नेसेंट ऑक्सीजन जिसमें नवजात शिशु, जानते हैं कि वह स्टेबल नहीं होता है, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, फिर किसी और से जुड़ जाएगा। तो यह नेसेंट ऑक्सीजन किसी और एक नेसेंट ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, तो यहाँ O2 बन जाते हैं। तो हमारा मिल क्या जाएगा, H2 और O2। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा H2 प्लस O2 या फिर O2 प्लस H2, मतलब कि आगे पीछे लिख सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपको चेक करना हो कि हमारा ये बनाया है सो सही है या गलत है, तो इसके लिए एक ट्रिक आपको बता देते हैं और सीख लीजिएगा लोग। इससे आप ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है रेड कैट और NOx। रेड कैट मतलब रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन ही घटने कहाँ कभी भी होता है, कैथोड पे। और NOx मतलब ऑक्सीडेशन एट एनोड।
ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे होगा। क्लियर है। अब ऐसे कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक क्या देना है, लियोजर। लियोजर मतलब लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। क्लियर है। तो देखिए अभी क्या कर रहा है, रेड कैट, यानी कि रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा। तो आइए चेक करते हैं लोग। एक कैथोड है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देखिए पहला जुटा है, यानी कि गेन कर रहे हैं, बाद में जुटेगा मीन्स लॉस कर रहा है। क्लियर है। तो यह तो पहला जुटा यानी कि गेन कर रहे हैं। एनोड पे क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर जुटा होगा। तो यहाँ देखिए OH है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जुटा हुआ है, बाहर। तो हमारा सही है। तो यह ट्रिक आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी। क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। तो इसका आंसर हमारा कौन हो गया, O2 और F2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, C2 में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होता है। तो C2 में सिग्मा और पाई बॉन्ड पूरे केमिस्ट्री में कहीं एक है जिसमें क्या होता है, दो कार्बन के बीच में, मतलब कार्बन की वैलेंसी यहाँ दो ही होता है, और दोनों का दोनों इसका क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। अब यहाँ आपके माइंड में आएगा कि क्यों इसमें होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है, उससे हम लोग कर सकते हैं। आइए आपको सिखा देते हैं। ये एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 कितना हो जाएगा, 12। और 12 का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखना है। तो यहाँ इसका लिखने का ट्रिक ऐसा होता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 होगा, और फिर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई होता है 2px2 अप्रॉक्स इक्वल टू पाई 2py2। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे लो अपने इलेक्ट्रॉनिक। देखिए अब यहाँ आपको क्या करना है नो, यहाँ ये बिना स्टार का है, ये स्टार का है, तो बॉन्ड और हम लोग का निकालना है। तो बॉन्ड का रूल होता है कि बिना स्टार में से स्टार वाला घटा देंगे लोग। तो यहाँ देखिए बिना स्टार में 2 है, स्टार में भी 2 है, तो 2 में से 2 गया यानी कि इसका 0 आ जाएगा। यहाँ भी 2 में से 2 गया तो इसका भी कितना आएगा, 0। और यह सबका सबका है बिना स्टार वाला, तो 4 को 2 और 2 4 हो गया। तो बिना स्टार में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। अब माइनस कितना करना है, स्टार वाला, तो स्टार वाला कोई नहीं है तो 0, और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ गया, 4/2 यानी कि 2 आ गया। तो अब 2 का मतलब होता है इसके हम लोग दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देना है। क्लियर है। तो अब ऐसे आपसे पूछे कि आपको पता कैसे चला कि ये दोनों का दोनों पाई है। अब देखिए यहाँ सिग्मा है, सिग्मा है, तो सिग्मा सिग्मा के बीच में तो निकाला बॉन्ड और कितना हो गया, 0, यानी कि क्या कर रहा है कि सिग्मा बॉन्ड में नहीं बॉन्ड है। यहाँ भी देखिए हम लोग सिग्मा सिग्मा के बीच निकाला बॉन्ड तो 0 आ गया। यह बॉन्ड 2 आ रहा है जो कि किसका है, केवल पाई वाला का है। तो इसीलिए हम लोग इस दोनों बॉन्ड को क्या मानेंगे लोग, पाई बॉन्ड ही मानते हैं लोग। क्लियर है। तो पूरे केमिस्ट्री में एक यही है जिसमें 2 बॉन्ड होता है और दोनों का दोनों पाई होता है, अदरवाइज कहीं नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि इसका एसिडिक हाइड्रेशन करने से इसका रेट क्या होगा। जैसे देखिए अम्लीय जलांशन के दर का क्रम होगा। तो अम्लीय जलांशन मतलब रेट आपको निकालना है। तो रेट के लिए आइए आपको एक बता रहे हैं कैसे निकालिएगा। जो भी कंपाउंड्स हैं सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं लोग, CH11CH2, CH11CH फिर CH3। अब इसका रिएक्शन किससे कराना है, H2O के साथ, लेकिन किसके परिणाम में, अम्लीय मतलब किसी न किसी एसिड होगा, और एसिड से हमको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। क्लियर है। तो अब इससे हम लोग एक यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है कि H+ को हम लोग कहाँ जोड़ेंगे लोग। ठीक है। तो यह आपको मैकेनिज्म तो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे लोग, मतलब यह कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से बनता है। तो यहाँ H+ यह मार्कोनिकॉस प्रोडक्ट देता है। तो इस H+ को आप कहाँ जोड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। C डबल के उस कार्बन पे H+ को जोड़ते हैं जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, मीन्स जहाँ जोड़ेंगे उसके बाद जो प्लस बनता है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हो। तो इसके लिए रिच बिकम्स रिचर एक ऐसे टेक्निक लाया गया है मार्कोनिकॉस रूल के। ठीक है। तो यहाँ CH हो गया, डबल है तो सिंगल कर देंगे लो, यानी कि CH2 हो गया। अब एक हाइड्रोजन जोड़ना है तो हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं और यहाँ भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ 2 था तो यहाँ जोड़ देंगे लो, और प्लस चार्ज यहाँ बना देंगे लो। इसमें फिर सेम वही होगा, CH2 हो गया CH, और फिर यहाँ भी CH, और यहाँ क्या कर देंगे लो, CH3 हो गया। अब यहाँ हमारा थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, यहाँ भी एक ही H है, यहाँ भी एक ही है, तो कहाँ जोड़ेंगे।
तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ एक बार प्लस बना लीजिएगा और एक बार यहाँ प्लस बना लीजिएगा, चेक कर लीजिए दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। और देखिए आपको और पता हो तो बहुत सुंदर सी बात है, नहीं पता है तो यहाँ सीख लीजिए कि साइक्लोप्रोपाइल हो गया यह, और एक इसके मिथाइल कहेंगे, एक कार्बन है तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल पे भी प्लस होगा, इसको हम लोग नाम फुल का होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो यह एक डांसिंग रेजोनेंस शो करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, बैक बॉन्डिंग के बाद इसी का स्थान है स्टेबिलिटी में, मतलब कि ऐसे कैसे नॉर्मली सबसे अच्छा स्टेबल होता है। तो इसीलिए हम लोग प्लस कभी भी कहाँ बनाएंगे लो, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल और कार्बोकेटाइन बनता हुआ तो उसको बना लेंगे लो, और यहाँ पे हम लोग एच को जोड़ देंगे लो। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्या करता है, नेक्स्ट में आपको फिर टेंशन नहीं होगा, डबल बन हो गया सी और 2 का एच है तो हम लोग इसको तोड़ देंगे लो, यहाँ CH3 हो गया और यहाँ पे क्या लगा जोड़ देंगे लो एच, और यहाँ पे क्या बना लेंगे लो प्लस चार्ज हो गया। तो ये तो हमारा देखिए यहाँ से यहाँ देखिएगा तो ये सबका स्टेबिलिटी तो बराबर है, नहीं कि यहाँ से यहाँ तीनों का तीनों डांसिंग शो करेगा। तो अब स्टेबिलिटी इसका किधर से डिफाइन होगा, इस साइड से डिफाइन होगा। जितना ही ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रेट उतना ही फास्ट होगा। तो अब रेट हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे लो, इधर है एच है तो एच क्या शो कर सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट शो कर सकता है और हाइपर कंजूशन कर सकता है। तो हम लोग हाइपर कंजूशन से रेट को डिफाइन करेंगे लोग। क्लियर है। तो यह हमारा प्लस वाला है तो इसको हम लोग ग्रुप मानेंगे लोग, इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको हम लोग अल्फा कार्बन करते हैं, और इससे जितना भी एच जुड़ा होता है वो सब क्या कहलाएगा अल्फा एच। यहाँ कितना अल्फा एच होगा, 3 अल्फा एच हो जाएगा। यहाँ हमारा फिर देखिए ग्रुप हो गया, और इससे जो एच जुड़ा होगा इस कार्बन से वह क्या कहलाएगा अल्फा कार्बन, और इससे जो जुड़ा होगा वो बीटा कार्बन कहलाएगा। तो यहाँ कितना 1 और 1 2 है तो 2 अल्फा एच हो गया। यहाँ हमारा फिर जी हो गया, तो इससे जो जुड़ा होगा ये भी अल्फा, और इससे जो जुड़ा होगा ये भी अल्फा। कहीं ग्रुप से जो डायरेक्ट जुड़ा होता है अल्फा उससे जुड़ा होगा तो बीटा बीटा गामा ऐसे डेल्टा आता रहता है। तो यहाँ देखिए 2 और 1 3 और 3 6 अल्फा एच है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ अल्फा एच है, यानी कि सबसे ज़्यादा थर्ड का रेट हो गया। उसके बाद यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो 3 वाला हो गया, यानी कि 1 नंबर हो गया, और फिर क्या हो गया 2 नंबर। तो हमारा आंसर यह हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर आपका कौन जाएगा 3 2 1। नेक्स्ट हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। मतलब इसमें आपको किसका डाइपोल मोमेंट शून्य होता है। तो इसके लिए ट्रिक याद रखिए, पहले आपको ट्रिक सीख लीजिए लो फिर बनाइएगा लो। कोई भी सेंट्रल एटम होगा कंपाउंड में, सेंट्रल एटम किसको कहते हैं लो, जो बीच में होता है, यानी कि सर पहचानेंगे कैसे, तो जिसका संख्या कम होगा। तो सेंट्रल एटम के पास आपको चेक कर लेना है, यदि लोन पेयर होगा तो उसका म्यू का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो कभी 0 नहीं होगा। और लोन पेयर यदि नहीं होगा तो उसका म्यू का वैल्यू 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट भी। तो अब यह कैसे पता चलेगा कि किसका म्यू का वैल्यू 0 है कि नहीं है। तो यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा, और जिसका लोन पेयर नहीं है यानी कि उसको ऐसे ही बता सकते हैं कि म्यू का वैल्यू 0 है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या है NF3, दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन क्या है BF3, सी नंबर हमारा ऑप्शन क्या है ClO2, और डी नंबर ऑप्शन क्या है CH2Cl2। क्लियर है। अभी यहाँ आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, यहाँ Cl के पास 24 को लोन पेयर है, कि 4 को बॉन्ड बना है, यानी कि एक लोन पेयर और एक वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। और बी के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, सी के पास कोई लोन पेयर, यानी कि यह 2 को तो नहीं होगा क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर है, तो इसका म्यू का वैल्यू 0 नहीं होगा। अभी इन दोनों में आपको चेक करना है। तो जो BF3 है इसका स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है। तो इसका sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और ट्राइगोनल प्लेनर हम लोग ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है उसका हम लोग साइन कैसे लेते हैं हम लोग, प्लस से माइनस की ओर लेते हैं और इसको ए से बना देते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको मतलब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की ओर। तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव कम होता है, इसका तो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसका हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेके चलेंगे लो, ऐसे लेके चलेंगे लो। इसका क्या हो जाएगा, इसका ऐसे हम लोग कर लेंगे लो, और इसका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे लो, जब 2 वेक्टर अपोजिट हैं तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे लो। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में हो जाएगा। अब देखिए यह हो गया और यह हो गया, दोनों एक दूसरे का बिल्कुल क्रॉस कर रहा है, यानी कि अपोजिट हो गया, तो इसका म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। हमारा आंसर तो यही हो जाएगा। अब बच गया CH2, तो यह V शेप में बना होता है। V शेप में मॉडल से आपको समझाया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसे हैंड वीडियो है इसीलिए ऐसे बता रहे हैं, जाके प्लेलिस्ट में और देख सकते हैं। तो इसका देखिए क्या होगा नो, इसका हम लोग ऐसे लेके चलेंगे लो, और इसका ऐसे हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है,
और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कार्बन से कम होता है, तो इसका ऐसे होगा और इसका ऐसे होगा, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा और इसका रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। आपको पता ही है कि वेक्टर में क्या होता है, ये जुट जाता है, जुटेगा तो इसका वैल्यू डज नॉट इक्वल टू प्लस, तो आंसर कौन आ जाएगा, BF3 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें से किसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, मतलब कंडक्टिविटी का आपको ऑर्डर बताना है। तो देखिए ऐसे आएगा तो LiCl हो गया, NaCl हो गया और KCl हो गया। तो इसमें याद रखें ग्रुप में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी उसका मान घटता है। क्लियर है। तो अब यहाँ आपको क्या कीजिएगा ना, यहाँ दे दोनों में सब में तो Cl कम होने गया, तो जो बच गया इसको चालन है, Li हो गया, Na हो गया, K हो गया। आपको पता है कि तीनों के तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले कंडक्टिविटी किसका हो जाएगा, KCl हो जाएगा, फिर NaCl हो जाएगा और फिर LiCl हो जाएगा। मीन्स ग्रुप में ऊपर से नीचे आना है तो इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, KCl, NaCl और यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ROH प्लस CH2N2 में क्या बाहर निकलता है। ठीक है। तो आप याद रखिए कहीं भी आपको N2 दिखाई दे मतलब कि रिएक्टेंट के साथ, तो आराम से आप N2 निकाल लीजिएगा, बिकॉज N2 सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, मोस्ट पावरफुल लिविंग ग्रुप होता है, आराम से निकल जाता है। तो इसका आपको बिना टेंशन के N2 आंसर मार देना है। अब सिलिकॉन का रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करना है। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, HiO2। इसका रिएक्शन किससे कराना है, HF के साथ। तो यहाँ इसका निकलिएगा तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, तो इसी के दे सिलिका का +4 ऑक्सीडेशन वाला क्या होगा, F6H2। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2SiF6। क्लियर है। तो हमारा आंसर यह हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 0.1 में BaNO3 घोल का 1/2 फैक्टर का मान दे दिया हुआ है। तो इसका विघटन स्तर मतलब अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले BaNO3 के होल ट्वाइस है, तो इसको तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, Ba+++2NO3 माइनस में। ये थोड़ा सा आपको रेडिकल याद होगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा, नहीं याद है तो टेंशन नहीं लेना है। इसको यहाँ भेज देना है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 यानी कि 1 यहाँ भेज देंगे लोग। पहला वाला पर प्लस लिखते हैं लोग, दूसरा वाला पर माइनस लिख देते हैं लोग। अब इसका नंबर काउंट कर ले, एक Ba है और 2 को Na है, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 2 + 1 = 3। अब 1/2 फैक्टर I का वैल्यू मतलब कि अल्फा का वैल्यू होता है विघटन दर, मतलब अल्फा = I - 1/n-1। क्लियर है। जहाँ I का वैल्यू दिया हुआ 2.74 और माइनस कितना कर देंगे लोग 1, और n का वैल्यू होगा 3 और माइनस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1.74/2। इसको जब डिवाइड करेंगे लो तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको तो हम लोग नीचे भेज दिए लो तो 100 हो गया, तो 2 से भाग दिए, 8 दूनी 16 और 4 बचा यानी कि 7 हो गया, और बटा कितना हो गया 100। और माइनस दे सभी ऑप्शन किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया 87%। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा 87 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं, किसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, मतलब सबसे अच्छा स्टेबल होता है। तो आप देखिए जैसे में क्या करना है, Ag तो कभी भी +1 में ही स्टेबल मतलब होता है, इसका +2 होता ही नहीं है, और Fe का 2+ और +3 होता है। ठीक है। तो पूछा कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आप Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखिएगा तो 3d6 होता है, 4s2 होता है, और हम इसमें 3 को इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3d5 और 4s0 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड मोर स्टेबल होता है, तो डी हाफ फील्ड में होता है, मीन्स Fe का +3 ज़्यादा स्टेबल होता है +2 के कंपेयर में। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बच गया Sn और Pb। तो Sn हो गया और Pb हो गया, दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, और दोनों का +2 और +4 दोनों स्टेबल होता है, +2 भी और +4 भी दोनों में पाया जाता है। लेकिन ऐसे होता है इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट क्या कहता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं लोग, तो क्या होता है उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो हाई मोर स्टेबल होता है। तो ग्रुप में ऊपर से सबसे नीचे Pb होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल इफेक्ट सबसे ज़्यादा लग जाता है, और इसीलिए इसका स्टेबिलिटी +2 वाला ज़्यादा होता है और +4 वाला कम हो जाता है।
तो ग्रुप में जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट्स हो जाएगा, मतलब याद रखिएगा ग्रुप में ऊपर से नीचे आना है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा पीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस यौगिक का, तो ये तो आपको नेक्स्ट लेसन मतलब पहले ही बता चुके हैं, 2018 वाला 20 वाला में भी पूछा हुआ था, 19 वाला में पूछा हुआ था। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ इसमें पीबी तो आपको बताए थे पीडी कि किसी भी मतलब कि लेके आइएगा तो कभी भी क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, या कभी sp2 ही शो DsP2 शो करता है, मतलब स्क्वायर प्लेन होता है, टेट्राहेड्रल कभी नहीं मिलेगा। इसका आंसर कौन होता है NaCl4 होता है। अब कैनिजारो प्रतिक्रिया इसमें से कौन नहीं दिखाता है, तो आपको सबसे पहले तो आप कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं किसे इसको पता होना चाहिए। एक कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, एक वैसा कार्बोनिल ग्रुप हो जिसके पास अल्फा H ना हो, पहला तो कंडीशन होता है। दूसरा होता है कि कंसंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, लाइक NaOH और KOH, कंसंट्रेटेड NaOH और फिर कंक KOH। तो यहाँ ये जो भी होता है इसको 2 बार लिख देना है, क्लियर है, प्लस फिर से एक बार इसी को लिख देना है। अब क्या करना है, यहाँ से H को तोड़ना है, यहाँ जोड़ देना है, और इसको भी तोड़ के यहाँ पे भी H ला देना। मीन्स आपको मेन प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ट्रिक है अपना, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H और फिर नीचे भी H ला के जोड़ देंगे लोग। अब यहाँ हम लोग क्या करना है, जैसे है वैसे तो लिख देंगे लोग, और यहाँ से H निकाले हैं ना तो O माइनस ला करके लिख देना है, और यहाँ Na लिखे होंगे तो Na प्लस कर दीजिएगा, K लिखे होंगे तो K प्लस कर दीजिएगा। तो मेन प्रोडक्ट क्या होता है तभी हमको तो यह नहीं बताना है, आगे इसका यूज मिलेगा, तो इसलिए आपको अभी डिस्कस अच्छे से कर दिए। तो पूछ रहा है कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनिल ग्रुप हो और अल्फा H नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला फॉर्मल्डिहाइड जो कि यही होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड तो कैनिजारो रिएक्शन देगा। एसिटल्डिहाइड क्या होता है जी, CH3COOH, यहाँ अल्फा H है तो एक कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं लोग, ऐसे लिखते हैं लोग। तो देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ तो अब कोई अल्फा H नहीं है और यहाँ तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ H तो होता ही नहीं है, तो ये भी दे देगा। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, फॉर्क्यूरल्स, वो भी आपको अल्फा है, मतलब कंपाउंड्स जो होता है वो भी आपको नहीं देता है, ठीक है। फॉर्क्यूरल का फॉर्मूला यह होता है, आप नहीं और पता होगा तो आप लिख सकते हैं। और ये भी इसके पास भी देख लिया अल्फा H कोई नहीं है, यानी कि ये भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। कैनिजारो रिएक्शन तो आपको बता दें जिसके पास अल्फा H नहीं होगा वो देगा, जिसके पास होगा वो ऑल्डोल कंडेंसेशन देता है, कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें से कौन सा शून्य कोटि को दिखाता है, मतलब शून्य कोटि रिएक्शन के लिए कौन सही है, ठीक है। तो अब देखिए जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन किसके किसके बीच में खींचना है, इस सबसे पहले आप लिख लीजिए, यहाँ T लिखना है और यहाँ क्या लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ A। तो A और C मतलब यहाँ C और T के बीच में आपको ग्राफ खींचना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, A पढ़ोगे C0 माइनस C इक्वल टू KT होते हैं। मतलब नहीं, आपको जब भी ऐसे याद रखिए ग्राफ हमको बनाना है तो आप लोग जिसमें ऐसे ट्रिक अपना याद रख लिए, रोटी है तो रोटी के लिए हमको क्या चाहिए, आटा। उसी तरह से ग्राफ हमको जब भी बनाना होगा तो ग्राफ के लिए हमको क्या चाहिए, डाटा। और डाटा हमको कहाँ, आटा कहाँ मिलता है, मक्का का आटा होगा, गेहूं का आटा होगा, मतलब बहुत सारा सोर्स है। तो इससे डाटा का सोर्स क्या होगा, बहुत सारा होगा, या तो इक्वेशन से मिलेगा नहीं तो एक्सपेरिमेंट से मिलेगा। मतलब डाटा के लिए 2 गो सोर्स होगा, इक्वेशन और एक्सपेरिमेंट। तो अभी हम लोग का एक्सपेरिमेंट तो करने नहीं जाने वाले हैं लोग, तो इक्वेशन का ढूंढेंगे लोग। तो ग्राफ किसके बीच में है, A और T के बीच में। हम लोग A को C लिख देते हैं और T तो है ही, तो C वर्सेस T के बीच में ग्राफ खींचने हैं। तो इसके लिए हम लोग शून्य कोटि रिएक्शन के लिए जो होता है उसको लिख लेंगे। शून्य कोटि के लिए क्या होता है, C0 माइनस C इक्वल टू KT होता है, क्लियर है। तो इसका जब आप ग्राफ किसके बीच में खींचिएगा, C वर्सेस KT, यानी कि हम इसको इधर भेज देते हैं, तो C और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस K और T हो जाएगा, प्लस ये इधर ही है तो C0 लिख देंगे लोग। आप जानते हैं कि इसका हम लोग क्या करेंगे लोग, वैल्यू पुट कर देंगे लोग। तो वैल्यू आप बना लीजिएगा। देखिए ग्राफ को रटना नहीं है, मैथ की तरह ही समझना है। एक जगह C लिख देंगे, एक जगह T। एक बार इसका वैल्यू 0 कर देते हैं, तो जब इसका वैल्यू 0 यानी कि यह कितना आ जाएगा, C0। और जब एक बार इसका वैल्यू 0 करेंगे तो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, नहीं जब इसका वैल्यू आप 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा,
0 बराबर माइनस के टी प्लस सी नॉट, तो इधर ला दिए तो के टी इक्वल टू कितना हो जाएगा सी नॉट, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा सी नॉट बाई के, तो यहाँ सी नॉट बाई के हो जाएगा। अब देखिए हमारा दो गो यहाँ से कोऑर्डिनेशन बनेगा ना, एक तो हम लोग क्या हो गया सी नॉट और 0, और एक क्या हो गया 0 और सी नॉट बाई के। अब देखिए ना दोनों का दोनों प्लस में है, तो सिंपल सा ग्राफ होना पॉजिटिव ही होगा, मतलब प्लस की तरफ ही जाएगा। अब हमें ग्राफ यहाँ पे आपको बना देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो गया जी, यहाँ देखिए यहाँ लिख लीजिए लो सी, और यहाँ का ले लेते हैं लो टी। तो अब देखिए पहला हम लोग जानते हैं यहाँ तो दोनों का 0 0 होगा। अब यहाँ क्या कर रहा है टी का वैल्यू 0 कहाँ होता है, इस लाइन पे जानते हैं एक y है तो x 0 होगा, x है तो y 0 होगा, ठीक है। तो यह टी यानी कि इस लाइन में पूरा t 0 होगा, तो सी नॉट कहाँ मिलेगा ऊपर मिलेगा एक, मान लिया हमारा यहाँ पॉइंट हो गया। दूसरा क्या कर रहा है कि सी 0 यानी सी 0 कहाँ होगा, इस पूरे लाइन पर सी 0 होगा, तो सी नॉट बाई के यानी सी नॉट बाई के कहाँ मिला यहीं नहीं कहीं होगा, प्लस है तो प्लस ही साइड में मिलेगा, तो इस दोनों को हम मिला देंगे हम ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो अब चेक कर लेना है ग्राफ कौन सा ऐसे है, यह है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ग्राफ को आसानी से बिना याद किए हुए बना सकते हैं। अपना काम है आपको रटाना नहीं, समझाना और एक्सप्लेनेशन के साथ बताना। टाइम तो लगेगा, एक्सप्लेन करेंगे लोग तो ये तो आपको भी पता है कि रटना नहीं है तो टाइम तो लगेगा ही। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर नेक्स्ट ये पार्ट वाइज इसको डिवाइड करते हैं क्या, ताकि बड़ा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो एक यहीं पे हम लोग ब्रेक करते हैं, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोग। अरे किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। तो अवशोषण मतलब क्या होता है, जो अपने में एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो आप याद रखिएगा एब्जॉर्प्शन जो भी घटना होता है दो तरह से, एक फिजिकल होता है एक केमिकल होता है। तो चारकोल का जब भी बात आएगा तो याद नहीं फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कौन सा गैसेस जल्दी एब्जॉर्ब होता है, जिसमें हेड फोन होता है, मतलब जो इजीली क्या हो जाए लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेड फोन मतलब जिसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हो, या फिर ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या फिर नाइट्रोजन से जुड़ा हो। क्लियर है। तो इसमें आप चेक कर लीजिएगा किस में हेडफोन है। तो देखिए पहला CO है जो कि हेडफोन नहीं है, दूसरा NH3 है, हो जाएगा बाकी किसी में नहीं, तो हमारा आंसर करना जाएगा NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं लोग। यदि डेल एक्स अपॉन डेल टी बराबर क्या दिया हुआ है k इतना का पावर n है, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, आप ए भी लिख सकते हैं या फिर r भी आप लिख सकते हैं। कितना नंबर है क्वेश्चन 40 नंबर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस के पावर N हो गया, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि pH के मान 2 से 1 हम लोग करते हैं लोग, तो इसका R कितना टाइम्स हो जा रहा है 100 गुना हो जा रहा है। क्लियर है। मतलब ये हमारा एक R का दे दिया है, तो pH के मान 2 से 1 करने पर इसका रेट 100 गुना हो जा रहा है। तो इसको देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं लोग। वी नो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे लोग, चेक कर लेंगे लोग। R का वैल्यू 1 टाइम्स पहले रखेंगे लोग, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू H प्लस के स्थान पर यहाँ जितना दिया हुआ है इसको 10 के पावर में माइनस उतना करके लिख लेना है। तो कितना रहेगा 10 के पावर माइनस 2n। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या कर रहा है सेकेंड नंबर 1 यहाँ जैसे हम लोग रखते हैं लोग K इंटू 10 के पावर 1 है, यानी कि 10 के पावर माइनस 1 रख देंगे लोग। इक्वेशन सेकेंड तो क्या हो रहा है 100 गुना यानी कि 100R कर देंगे लोग। अब जो इधर बड़ा होगा उसको छोटा वाला को डिवाइड कर देंगे लोग। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ देखिए सेकेंड डिवाइडेड अपन क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो 100R अपन R हो जाएगा इक्वल टू K इंटू 100 माइनस 10 के पावर माइनस 1n अपन K इंटू 10 के पावर माइनस 2n हो जाएगा। क्लियर है। तो अब ये इससे यह कट जाएगा, R से R कट जाएगा, और यहाँ हम क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस n, 1 में n से करेंगे तो बटा कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2n। तो 100 इक्वल टू कितना जाएगा, नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग 10 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ नीचे माइनस 1 होगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 10 के पावर n इक्वल टू 10 के पावर 2, तो ये बेस सेम हो गया।
तो पावर भी इसका सेम हो जाएगा, तो n इक्वल टू होना कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यानी सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में तो थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगेगा, और 2018 का ही ऐसा मतलब कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड में, जो कि मज़ा आ गया है। ऐसा एग्जाम हो तो रियलिटी में मतलब स्टूडेंट अच्छा पढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग ये चलते हैं। लोग कह रहा है देखिए एक बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल है जिसका समतुल्य चालकता है, समतुल्य चालकता है मतलब लेमडा इक्विवेलेंट दिया हुआ है 400। उसके बाद क्या दिया हुआ है पर ओम पर सेंटीमीटर, नहीं सॉरी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, और इसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी दे दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इसका विशिष्ट चालकता मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इतना दे दिया हुआ है, तो इसका KSP निकालना है। स्पेसिफिक विशिष्ट चालकता यानी K का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 × 10⁻⁵ पर ओम पर सेंटीमीटर। अब इसका कह रहा है KSP इक्वल टू वाट, तो आपको सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं लोग, इसके लिए KSP आपको जब भी करेगा तो सबसे पहले BSO4 है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा Ba++ SO4 2 माइनस में। क्लियर है, तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको आपको निकालने के लिए हम जानते हैं कि यहाँ S है, तो यहाँ भी S होगा, यहाँ भी S होगा, तो KSP के लिए आपको पता है क्या होता है, यहाँ कोफिशिएंट तो कुछ नहीं है, तो S × S हो जाएगा, मीन्स KSP इक्वल टू S² और S फॉर मोलारिटी, मतलब मोलारिटी के टर्म यहाँ S के रूप में ला कर रखना है। क्लियर है, तो आपको सबसे पहले यह है कि मोलारिटी कैसे निकालते हैं। अगेन और हम लोग क्या जानते हैं लोग कि लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल होता है 1000 × K/N। ठीक है, तो यहाँ से आप सबका वैल्यू रख दीजिए। यहाँ इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 400 बराबर कितना हो गया 1000 × K का वैल्यू कितना दिया हुआ है देख लीजिए लो 8 × 10⁻⁵ डिवाइडेड अपन क्या हो गया n। तो यहाँ से n का वैल्यू तब होना निकल जाएगा, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इधर यानी कि इधर आ जाएगा, तो 1000 × 8 × 10⁻⁵ अपन कितना हो जाएगा 400। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 2 देखिए यहाँ 10 के पावर +1 है, यहाँ -1 है 5, तो 1 घट जाएगा 2 × 10 के पावर -4 हो जाएगा। इतना n हमको चाहिए क्या m, तो हमको m चाहिए, यह क्या है n, तो n और m में रिलेशन क्या होता है, n बराबर होता है m × x, x फॉर वैलेंसी फैक्टर, जिसकी कितना है 2 है, क्योंकि यहाँ 2 को 4 है तो 2 मिल जाएगा। क्लियर है, तो m बराबर क्या हो जाएगा n/2, यानी कि जो भी दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻4/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि 1 × 10⁻⁻4 आ गया। तो अब s का तो वैल्यू हमारा निकल गया, जो कि हमारा KSP इक्वल टू क्या था S²। तो अब s का वैल्यू यहाँ से आ गया है 1 × 10⁻⁻4, इसका स्क्वायर कर देंगे लोग, तो कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁸ हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मैकेनिज्म आप देख लीजिएगा लो बैक करके, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा 1 × 10⁻⁻, देखिए अब यहाँ भी 1 × 10⁻⁸ है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा यह। क्लियर है, आई होप कि आपको कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक कार्बनिक आयोडोफॉर्म जांच दिखाता है और टॉलरेंस रिएजेंट भी देता है। तो देखिए आपको देखना है कि एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयोडोफॉर्म टेस्ट किसको करते हैं। क्लियर है, तो देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट सेम वही होगा, वैसा मतलब कार्बनिक यौगिक हो जिसके पास क्या होगा अल्फा एच कम से कम होना चाहिए। अल्फा एच होगा तो ही वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, नहीं तो नहीं देगा। तो पहला में देखिए 3 गो अल्फा एच यानी कि पहला आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, दूसरा के पास तो दोनों साइड से है वो भी देगा। इसके पास देखिए यह वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आयोडोफॉर्म, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो CH सीरीज सीधे मतलब एल्कोहल का ऑक्सीडाइज करते हैं तो किस में बदल होता है एल्डिहाइड में, जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का भी अगर आप लोग
ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा कीटोन बन जाएगा, जो कि ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। क्लियर है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट तो इसमें सब दे रहा है। अब बच क्या गया टॉलेंस रीजन। टॉलेंस रीजन याद रखिए केवल वही कंपाउंड दे सकते हैं जो अल्डिहाइड हो, कीटोन वाला जो भी होगा वो नहीं देगा। केवल अल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, अल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो पहला तो अल्डिहाइड है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, सॉरी टॉलेंस रीजन टेस्ट देगा। दूसरा भी कीटोन है, तीसरा अल्डिहाइड है जो कि टॉलेंस रीजन टेस्ट देगा, चौथा भी टॉलेंस रीजन टेस्ट देगा। तो हमारा आंसर क्या क्या कर रहा है कि इसमें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट मतलब भी दे रहा है और ये भी टॉलेंस रीजन भी दे रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, केवल एक यही है कि जो टॉलेंस रीजन टेस्ट नहीं देते, बाकी तीनों का तीनों अल्डिहाइड के फॉर्म में है। तो इसीलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ए। क्लियर है, क्योंकि यह अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता ही नहीं है, केवल कौन देता है, अल्डिहाइड ग्रुप। तो यह कीटोन है, अल्डिहाइड है, ये दोनों टॉलेंस रीजन टेस्ट नहीं देते हैं क्योंकि वो काफ़ी वीक ऑक्सीडाइजेंट होता है, अल्कोहल को नहीं ऑक्सीडाइज कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PTH2PTCl4 का IUPAC नाम होता है। तो इसके लिए दे हम लोग का इस क्या लिखने है, H2PTCl6। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो सबसे पहले आपको इसका IUPAC के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है। देखिए एक Cl का -1 होता है तो 6 है तो -6, एक H पे +1 होता है तो कितना H है, 2 है तो +2 हो जाएगा। अब बच किया गया प्लेटिनम का, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, देखिए पहले से कोई चार्ज नहीं है तो 0 मान लेंगे। अब यहाँ देखिए 2 को प्लस है, यहाँ 6 को माइनस है, तो +2 -6 निकाल लीजिए, 0 हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे लो तो यहाँ x मान सकते हैं, तो x = कितना हो गया, +4। या फिर यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, क्या रखेंगे कि 0 आ जाएगा, तो 6 में से 6 घटाएंगे तभी 0 होता है। तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +4। तो इसका नाम आप लिखना है, तो सबसे पहले जो पहला होता है उसका नाम लिख लेना है। पॉजिटिव का तो हाइड्रोजन। अब इसमें जब भी आप नाम लिखेंगे जो लिगेंड होता है उसका सबसे पहले नाम लिखते हैं लोग। तो क्लोरीन का नाम लिखेंगे, 6 है तो हेक्सा, और क्लोरीन के लिए क्लोरो लिख देंगे लोग। उसके बाद P है तो प्लेटिनम, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा रोमन में लिख देना। अब देखिए यहाँ एक चीज़ होता है कि और इस ब्रैकेट पर माइनस चार्ज आता है तो प्लेटिनेट लिखेंगे लोग, सॉरी प्लेटिनेट, और ब्रैकेट पे प्लस चार्ज होगा तो प्लेटिनम लिखा था। तो हमारा इसमें का आंसर कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट है, यहाँ हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट। तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, +1 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ये मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से अभिक्रिया कर उजला अवक्षेप देता है। तो मर्क्यूरी क्लोराइड क्या है, दी अमोनिया गैस से रिएक्शन कराते हैं लोग। तो पहले तो वह क्या रहता है, यही बनाता है, और बाद में वह फिर से रिएक्शन करता है तो इसमें कन्वर्ट होता है। तो हमारा अभी के लिए आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर। कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 देता है, देखिए SN1 और SN2 हो गया। तो SN1 और SN2 मतलब SN1 और पूछेगा तो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी की डायरेक्टली होता है, और ये लेस हिंड्रेंस होता है, लेस हिंडर के डायरेक्टली होता है, मतलब इसको कम भीड़ भाड़ चाहिए और इसको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी दे जाती है। इन मेनली याद रख सकते हैं कि इसका होता है 3 to 1 और इसका होता है 1 to 3, मतलब यह फेल भी हो सकता है, लेकिन मेन आपको याद नहीं है कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी के SN1 डायरेक्टली होगा या SN2 के, मतलब जहाँ कम भीड़ भाड़ होता है। यहाँ देखिए 1 डिग्री है, कम भीड़ भाड़ है तो यह तो SN2 दे देगा, यहाँ 2 डिग्री है तो नहीं देगा, यहाँ देखिए यहाँ 3 डिग्री है तो भी नहीं देगा, यहाँ 1 डिग्री तो है लेकिन यहाँ जो प्लस होता है बेंजीन के साथ रेजोनेंस करता है जो कि हाईली स्टेबल हो जाता है, तो इसलिए हमारा आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग कह रहा है कि यह रिएक्शन एक, देखिए इसको सही से देख लेते हैं हम लोग। इस प्रतिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रतिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र है, जिसमें स्वतंत्र किसका होता है, अर्धायु, मतलब हाफ लाइफ पीरियड हम जानते हैं केवल एक 0 ऑर्डर का रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होता है। तो यह तो सॉरी फर्स्ट ऑर्डर, तो ये हमारा इनडायरेक्टली क्वेश्चन कह दिया कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है N2 गैस आयतन मतलब कि 10 मिनट के बाद 10 लीटर और संपूर्ण होने पर 100 लीटर हो जाता है, जिसमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन मान लीजिए है
कि एक हमारा ए हो गया जिसमें ये सब इतना बड़ा इसीलिए छोड़ दे रहे हैं, इससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो बिफोर रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। तो बिफोर मतलब कि शुरू में, ड्यूरिंग मतलब 10 मिनट पे हमको बात करना है, और यहाँ तो कंप्लीट होने के बाद ही बात करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि शुरू में नहीं दिया हुआ है, फाइनली दिया हुआ है कि फाइनली यह कितना है 100 लीटर हो जा रहा है, मतलब कंप्लीट हो रहा है 100 लीटर पे। दूसरा कर रहा है कि 10 मिनट पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना खर्च हो रहा है, 10 लीटर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट की बात ही नहीं कर रहा है, तो शुरू में क्या होगा अब यह आपको बताना है। चाहे सिंपल से है, ऐसे सोचिए हमारे पास 100 गो रुपया है, मान लीजिए कि हमारे पास पैसा कितना है मार्केट में चला तो कोई नहीं जानता है। ऐसे हम कराएं कि 10 मिनट के बाद हम अपना 10 रुपया पैसा खर्च कर दिए, और जब मार्केट मतलब कि लौट के आ रहे हैं तो हम पूरा टोटल पैसा कितना खर्च किए हैं 100 रुपया। तो हम पैसा लेकर कितना गएंगे, यानी कि सिंपल पूर्व के बात करें, यानी कि 100 रुपये ले गएंगे तो 100 रुपये अधिक से अधिक खर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका इनिशियल कितना मानेंगे लोग 100, जितना होगा उतना ही खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। कह रहा है कि 10 मिनट में हम कितना खर्च किए थे 10 रुपया, तो 100 रुपया था तो खर्च कितना किया था 10 रुपया, तो बचा कितना होगा 10 रुपया, सॉरी 90 रुपये बचा होगा। तो 10 मिनट के बाद हमारे पास बचा कितना होगा 90 रुपया। जो शुरू में होता है इसको सी लिख लेंगे लोग, जो लास्ट में होता है इसको हम लोग सी नॉट लिख, सॉरी जो शुरू में होगा सी नॉट और जो बाद में होता है इसको सी लिखते हैं लोग। और इसके लिए मैंने कह रहा है कि के का वैल्यू निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है के इक्वल टू 2.303 अपन टी और लग सी नॉट बाई सी। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है यह कि टी का वैल्यू कितना रखेंगे लोग। तो देखिए हमारा ऑप्शन से चेक करेंगे टी का वैल्यू क्या लगे चलना है, तो ऑप्शन में सब जगह टी का वैल्यू 10 है, तो ऑप्शन में लोग क्या करेंगे 2.303 अपन 10 कर देंगे लोग। अब जो 10 मिनट के बाद कंसंट्रेशन है उसी करेंगे, शुरू में कितना है 100, और 10 मिनट में बच कितना रहा, जो बच्चा होता है उसका कंसंट्रेशन लेंगे, जो खर्च होता है वह नहीं लिखा जाता है। तो इससे यह कर देने कि 10 बटा कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ देखिए 10 बटा 9 यानी कि मेरा आंसर यही हो जाएगा 2.303 बाई 10 अपन 2। क्लियर है, आई होप कि बहुत अच्छा से समझ में आया। दिक्कत होगा कमेंट्स कीजिएगा लोग, फिर से आप लोग का उसी क्वेश्चन का जितना नंबर क्वेश्चन में दिक्कत होगा उस क्वेश्चन का नंबर वाइज कमेंट्स कर दिएगा, उसको फिर से डिस्कस करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जब FeOH के होल थ्राइस में NaCl डालना है, तो FeOH के जो होल थ्राइस होते हैं यहाँ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मेटल का होता है, तो नेगेटिव चार्ज सोल होते हैं, ये क्या होते हैं निगेटिव चार्ज सोल होते हैं। क्लियर है, तो अब यहाँ आपको देखना है कि यार निगेटिव चार्ज सोल में हम लोग का क्या करना है NaCl डालना है। तो उसमें कैसे टूटेगा Na प्लस टूटता है प्लस Cl माइनस, यानी कि रियलिटी में क्या होगा FeOH के होल थ्राइस और इस पर Cl माइनस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ होता है कि NaCl काफ़ी एक्टिव मेटल होता है, इसका रिएक्टिविटी काफ़ी अच्छा होता है, तो ये फिर आके Cl से रिएक्शन कर देता है और बाहर निकल जाता है NaCl, और ये क्या होता है इसका PPT बन जाता है। तो हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि क्या होगा, तो क्या होगा FeOH के होल थ्राइस फिर बाद में अवक्षेप के रूप में हमको मिल जाएगा, क्योंकि बिकॉज Na इज मोर रिएक्टिव मेटल। क्लियर है, एक्टिव मेटल के नाम से उसको जानते हैं लोग, हाईली रिएक्टिव होता है। अब निम्नलिखित में जटिल यौगिक में किसका अणु चुंबकीय अघूर्ण है। अब इसके लिए आपको बस टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, इसको आप कैसे बनेगा जो भी आप पहले लिख लेते हैं लोग। CrH2O के होल 6 3+, दूसरा क्या है FeOH के FeH2O के होल 6 Cl2, नेक्स्ट क्या है FeCN के होल 6 4-, और नेक्स्ट क्या है जी NiCO होल 4। अब इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसका सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3+ में है, इसका 0 होता है, तो यहाँ कितना होगा 3 होगा। यहाँ देखिए यह 0 है, एक Cl पर 1 प्लस माइनस होता है, तो 2 पर 2 माइनस होगा, तो यहाँ भी प्लस कितना हो जाएगा 2। यहाँ देखिए 1 Cn पर 1 माइनस होता है, तो 6 पे कितना हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ 4 को से ऐसे सोचना है। हमारे पास 6 रुपया था, 4 रुपये बचा करके रखना है, तो यहाँ खर्च कितना किया होगा 2 रुपया। 6 रुपये था, 4 रुपये बचा ले, तो खर्च कितना किया होगा 2 रुपये, नहीं जो साइन होगा उसको उल्टा लिख देना है। यहाँ इसका 0 होता है, तो भी 0 में, ये तो 0 आ गया, यानी कि इसका म्यू का वैल्यू कितना होगा 0। क्लियर है।
अब इन तीनों में हमको पता करना है कि इसका म्यू का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप क्या कीजिएगा, डी इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है 3d6 4s2, तो 2 प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ 2 प्लस में है, तो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, तो इसके लिए आपको देख लेना है, जिसमें 2 प्लस है 2 को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, यानी कि यह होगा तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6। तो ऐसा 6 हम लोग भरने के लिए क्या करना है, 5 को डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसको आप कैसे भर सकते हैं, पहले तो हम लोग एक एक भरेंगे लो और फिर से पेयरिंग करते हैं लो। तो पहले सिंगल सिंगल भर देंगे लो और फिर से पेयरिंग कर देंगे लो। लेकिन अब यहाँ आपको देखना होगा, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ वीक फील्ड लिगेंड, दोनों में +2 है, दोनों को साथ साथ बता रहे हैं। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको पेयरिंग करेगा, मीन्स इसके लिए क्या हो जाएगा, जो डी में 6 गो इलेक्ट्रॉन है तो पहले पेयरिंग कर लेगा, यानी कि इसमें ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 0। तो इसका म्यू का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इसमें ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसमें देखिए H2O वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो इसमें ऑन पेयर नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा, तो इसका n का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, जितना N4 ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब यहाँ आपको टेंशन हुआ, अगर जो प्रीवियस लेक्चर में नहीं देखा उसको नहीं समझ में आएगा कैसे पेयरिंग हुआ कैसे नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताया थे, कौन सा मतलब CnNO2 और CONO2 और CO, ये 3 ऐसा लिगेंड है जो कि पेयरिंग कराते हैं इन जनरली हमेशा। बाकी तो पेयरिंग के लिए CO मतलब कि NH3 भी करा देता है, लेकिन यह कंडीशन होता है, सभी जगह पर नहीं कराता है। और H2O एक ही बार करा सकते हैं पेयरिंग, मतलब ऐसे इन जनरली होता ही नहीं है। तो इसीलिए मान ली यह 3 को होगा तो पेयरिंग हुआ, तो यहाँ तो आपका इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 आ गया। यहाँ देखिए +3 है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक में क्या था 3d5 4s1। तो इसमें जब 3 को निकालें तो 3d 3 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा। तो यहाँ डी में निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1 1, यानी कि n का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो आपको देखना यह है कि जिसमें किसका म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो म्यू के लिए फॉर्मूला होता है n × n+2bn। तो ट्रिक याद रखिएगा, जिसका n का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, मतलब एक में 3 आ रहा है और एक में 4 आ रहा है, तो n का वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी कि उसका म्यू का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। इस फॉर्मूला में निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा, n का वैल्यू इंक्रीज है, म्यू का वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकर्मक के साथ पीला अवक्षेप देता है। तो बस उसमें आपको टेंशन लेने केवल एक यही है, जिसमें नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, अमोनिया का चेक करने के लिए ही टेस्ट होता है। तो इसका आंसर तो अमोनिया ही होगा। अब यहाँ कह रहा है कि जिसमें 2 गो सोल्यूशन दे दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा लो। एक कैन शुगर का सोल्यूशन है और एगो एक्स का सोल्यूशन है। एक कह रहा है कि यदि इसका 5% हम लोग सोल्यूशन लेते हैं लोग, तो इसके 1% सोल्यूशन के साथ आइसोटोनिक है। अब यहाँ कहेगा सर आइसोटोनिक किसको कहते हैं लोग, तो वैसा आइसोटोनिक मतलब होता है वैसा सोल्यूशन जिसका पाई का वैल्यू आपस में बराबर होगा, मतलब दोनों सोल्यूशन का पाई का वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए, तो उसको हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और जब पाई का वैल्यू बराबर है, निकल जानते हैं लोग C1RT, पाई बराबर क्या होता है CRT, तेरा CR यहाँ क्या आ जाएगा CRT। तो R से R, T से T कट गया, तो बच क्या गया C1 बराबर हो गया C2। और C1 C2 के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, C फॉर मोलारिटी। तो मोलारिटी बराबर क्या होता है गिवन मास अपॉन फार्मूला वेट इंटू सोल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन, यदि ग्राफ ml में दिया होगा तो ऊपर 1000 से गुना कर देंगे लोग। यहाँ भी कहा जाएगा गिवन मास अपॉन फार्मूला वेट इंटू वॉल्यूम ml में है तो ऊपर 1000 से गुना कर देंगे, तो 1000 से तो 1000 कट ही जाएगा। अब हमें दिया क्या है इसको देखना है। 5% का मतलब क्या होता है, ऐसा जब भी लिखा होगा तो ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ 100 फिक्स होगा, 100 ml सोल्यूशन होगा, तो इसमें 5 ग्राम हमको क्या मिल जाएगा शुगर। ठीक है, 1% का रहा है तो इसमें 100 ml हमको कितना मिलेगा 1 ग्राम एक्स मिल जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ से हम लोग यहाँ रख देंगे, इसका गिवन मास कितना है 5, फार्मूला वेट कितना हो गया, तो कैन शुगर है, कैन शुगर का फार्मूला क्या होता है C12H22O11। तो इसको निकालेगा तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 बड़ा हुआ 144,
प्लस 1 का 1 होता है तो 22 का 22 हो जाएगा, प्लस 1 का 16 होता है तो 11 में 16 से करेंगे 176 जोड़ देंगे 342 हो जाएगा। तो यहाँ 342 से डिवाइड कर दिए लो, इंटू कितना हो गया 100 बराबर यहाँ 1% यानी कि 1 बटा, यहाँ इसका 1 निकालना है फार्मूला में तो निकाल लेंगे लो, और यहाँ 100 तो 100 से 100 कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 342 बटा 5 कितना आएगा 68.4 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नहीं समझ में आया होगा देख लीजिएगा लो, वीडियो समझ में आ जाए, थोड़ा सा फास्ट इसे बताएंगे, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। क्लियर है नो? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। ये इस सॉल्यूशन का H मतलब 2H प्लस इतना ज़्यादा दिए हुए हैं, तो इसका इलेक्ट्रोड विभव का मान निकालना है जब pH का मान कितना हो 2 हो। तो pH के लिए इलेक्ट्रोड विभव के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ई सेल इक्वल टू इनर्ट सेल माइनस 0.0591 अपन n इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। क्लियर है? तो अब यहाँ इनर सेल का वैल्यू दिया हुआ है 1.30 माइनस 0.0591 अपन n का वैल्यू देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 2, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना n का वैल्यू जाएगा, 2 रख लेंगे लो इंटू लॉग pH का मान 2 दिया हुआ है, तो जितना pH का मान देगा उतना ही 10 के पावर में माइनस करके लिख देना है। अब 1.30 माइनस इसको क्या हो जाएगा 0.0591/2 इंटू, ये माइनस होता है तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो पहले आ जाएगा, और लॉग 10 का तो वैल्यू आपको याद ही होगा कितना होता है 1, तो ये 2 से 2 कट गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ सॉरी यहाँ एक चीज़ मिस्टेक हुआ था, यहाँ देखिए रिएक्शन में आपको क्या करना है ना, यहाँ H प्लस का मूल्य चलना है तो H प्लस का कोफिशिएंट जितना होगा इसके पावर में भी आपको कर देना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 गुने 2 यानी कि 4 आएगा बाहर, तो इसे कर लेंगे। अब 2 में इसे मल्टीप्लाई कर दें 1.30 माइनस 9 में 1 में 2 से करेंगे तो 2 9 दूनी 18 5 दूनी 10 और 1 11 यानी कितना हमारा आ जाएगा 0.1182, और ये माइनस था माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, लग 10 का वैल्यू 1 हो गया तो छोड़ देंगे लो। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 1.3 और 1 4, फिर 1 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, तो इसको 1.42 भी लिख सकते हैं। जैसे में ऑप्शन में इतना ही दिया हुआ है, ये 1.36 वोल्ट 1.30 वोल्ट 1.42 वोल्ट 1.42 वोल्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है जी, एक कार्बनिक यौगिक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए लो। एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिफल जलीय NaOH में घुल जाता है तो यौगिक है। जिसमें यह क्या होता है, यह एक टेस्ट ही होता है जिसको हम लोग नाम क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको चलिए अच्छे से हम लोग समझते हैं लोग। बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी pH होता है, डबल बॉन्ड O हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, और फिर यहाँ क्या हो गया Cl हो गया। इसका रिएक्शन RNH2 के साथ करा दिए लो, तो यहाँ लोन पेयर है तो इसको हम लोग दे देंगे लो। ये क्या हो जाएगा RNH, यहाँ फिर H हो गया, इससे क्या जुड़ जाएगा H डबल बॉन्ड O हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ Cl बाहर निकल जाता है, और यहाँ क्या हो जाएगा pH हो जाएगा। अब हम लोग का यहाँ निकला क्या है Cl माइनस, यहाँ नाइट्रोजन दिया था तो प्लस, यहाँ से ले लेगा, इसको हम लोग माइनस कर देंगे लोग, तो क्या हो जाएगा RNH, यहाँ H डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, और फिर क्या हो जाएगा pH, और यहाँ प्लस था ले लिया तो माइनस हो यानी कि न्यूट्रल हो गया। क्लियर है? अच्छे से पढ़ने के लिए टाइम तो लगेगा जी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, फिर देखिए हम लोग क्वेश्चन कर रहा है कि NaOH में सोलूबल है, तो NaOH हम लोग डालेंगे लो, तो ये देखिए यहाँ H प्लस है ना, यानी कि हेडफोन होगा तो NaOH के साथ रिएक्शन होगा, और हेडफोन नहीं होगा तो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो OH माइनस इसके दे देंगे लो, तो ऐसे टूट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा RN पर माइनस, तो यहाँ Na है तो Na आकर यहाँ जुड़ जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा H डबल बॉन्ड O और pH हो जाएगा, जो कि हम लोग क्या लिख देंगे लो सोलूबल इन अल्कली। अल्कली मीन्स बेस, यानी कि बेस में क्या होता है सोलूबल होता है। क्लियर है? तो ये तो हमारा दे दिया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा क्या होता है ना, इसी पे आपको समझा देते हैं।
सेकेंड नंबर हम यहीं पे इसी से समझते हैं लोग। ये बस खाली क्या होगा, यहाँ एक एच कम है और आर हो गया, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा लो। अब यहाँ क्या होगा, नहीं यहाँ भी आएगा तो एक एच कम ही होगा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ आर ही होगा, तो यहाँ जो आएगा आर होगा। अब इसको तो हेडफोन मिलेगा नहीं, और जब हेडफोन नहीं मिलेगा तो सिंपल से कि NaOH में सोलुबल ही नहीं होगा। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये सोलुबल नहीं होगा, और जब यह नहीं होगा तो यह तो होगा नहीं, यानी कि हम लोग इसका नाम क्या होता है, हिग्सबर्ग रिएजेंट होता है। इसका ईज किस लिए करते हैं लोग, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री मीन को ही अलग करने के लिए। तो 1 डिग्री मीन देता है और 3 डिग्री नहीं देता, जो कि अभी आपको समझ में आ गया हो। एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री मीन देता है, ये तो आपका हो जाएगा एनिलाइड होता है। इसको हम लोग एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं लोग, तो एनिलाइड से हमको क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री एमीन मिल जाएगा। इसमें कहिएगा अब आपको थोड़ा सा टेंशन हुआ होगा तो एनिलाइड क्या होता है, तो आपको बताते हैं कि कोई भी बेंजीन रिंग हो, NH हो और C11O मतलब एमाइड ग्रुप हो, इस तरह से और एमाइड ग्रुप होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, एनिलाइड कहते हैं। और इससे हम लोग क्या करें, जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो यहाँ से ब्रेक कर देता है और यहाँ से यह 1 डिग्री एमाइड दे देता है। क्लियर है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, एनिलाइड। अब यह कह रहा है कि RC11OX इस रिएक्शन का प्रतिक्रिया क्या कहलाता है। तो देखिए अभी सभी को हमको आप एक एक करके बता देते हैं। सबसे पहला क्या करें, स्टीफन्स रिडक्शन, ठीक है। तो पूछा है कि स्टीफन्स रिडक्शन क्या होता है। इसके स्टीफन्स रिडक्शन होता है कि RCN, इसका रिएक्शन किससे कराएंगे लोग, H2 इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस डाइल्यूट HCl। जब इसके साथ इसका रिएक्शन करिएगा तो RCH2 RCHO मतलब अल्डिहाइड बन जाता है। तो स्टीफन्स रिएक्शन क्या होता है, साइनाइड का रिएक्शन H2 प्लस SnCl2 और डाइल्यूट HCl के साथ। रोजेनमंड रिएक्शन क्या होता है, RC11OX का रिएक्शन H2 प्लस PD प्लस BSO4 के साथ कराते हैं हम लोग। तो इस रिएक्शन से क्या बनता है, RCHO बन जाता है, जिसको हम लोग रोजेनमंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कैनिज़ारा रिएक्शन, जो कि अभी आपको पहले डिस्कस किए थे, और उसके बाद हिग्सबर्ग रिएजेंट जो कि अभी यहाँ डिस्कस किया है लोग। क्लियर है, तो इसलिए हमारा इसमें से आंसर कौन हो जाएगा, रोजेनमंड रिएक्शन हो जाएगा। अब BCC इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान होता है। तो BCC इकाई सेल में भरा हुआ 68% होता है और खाली कितना होता है, 32% होता है। यहीं FCC होता है तो FCC होगा तो 74% भरा हुआ होता है, 28% खाली होता है। और BCC होता है सिंपल क्यूबिक होता है, तो सिंपल क्यूबिक में 52 और 48 होता है। क्लियर है, एक धातु का रवा करा हेक्सागोनल क्लोज पैक बनाता है। हेक्सागोनल क्लोज पैक नहीं है, अब आपको ऐसे बताना है, सिंपल क्यूब होगा तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, BCC होगा तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और FCC हो, HCP हो या फिर CCP हो, इसमें से कोई होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 12 होता है। तो यहाँ भी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12। निम्नलिखित में कौन यौगिक केंद्र स्नेही अक्षीय अभिक्रिया देता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि वो ऐसा कंपाउंड जो केंद्र स्नेही अभिक्रिया जहाँ यहाँ डेल प्लस ज़्यादा अनस्टेबल होगा। क्लियर है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल यही होता है क्योंकि यहाँ दोनों साइड से CH3 देने वाला है। यहाँ CH3 और बेंजीन देगा, यहाँ दोनों साइड से बेंजीन देगा, यहाँ तो एक ही साइड से CH3 एक साइड से H दे रहा है। तो जहाँ देने वाला इसको C को कम मिलेगा वह सबसे जल्दी रिएक्शन देगा। क्लियर है, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक KI डालने पर, तो कॉपर सल्फेट घोल में जितना ही ज़्यादा डालिए KI तो क्या देगा, CuCl2 का व्हाइट पेपीटी देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3। मतलब बिस्मथ कहाँ मिलेगा, दे Bi हो गया, तो ये नाइट्रोजन फैमिली का सबसे नीचे वाला एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन मतलब +3 +5 दोनों होता है, लेकिन यह हाईली अनस्टेबल होता है। स्टेबल कौन होता है, अभी आपको बताया था शुरू में कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो ये इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। तो बिस्मथ का +3 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा मतलब कि मेटल है, मेटल नाइट्रेट है, जिसको हीट करने से क्या मिलता है, रंगहीन गैस मिलता है। तो इसको सभी को आपको हीट करके दिखाया था कैसे बनेगा। तो इसमें NaNO2 को हीट कीजिएगा तो NaNO2 बनेगा प्लस O2 बनता है, जिसका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, मतलब रंगहीन होता है। क्लियर है। दूसरा कह रहा है कि CuNO3 के होल ट्वाइस है, तो इसको यदि हीट कीजिएगा
तो क्या बनेगा, CO बनेगा प्लस NO2 बनेगा प्लस O2 बनेगा, जो कि ब्राउन कलर होता है। नेक्स्ट कर रहा है HgNO2 के होल ट्वाइस। इसको अगर हम लोग हिट करते हैं तो क्या बनेगा, HgO मिलेगा प्लस NO2 मिलेगा प्लस O2 मिलेगा, फिर यहाँ भी मतलब ब्राउन कलर ही मिलेगा। उसके बाद कर रहा है BaNO3 के होल ट्वाइस। इसको भी अगर हम लोग हिट करते हैं तो BaO मिलेगा प्लस NO2 मिलेगा प्लस O2, मतलब इस तीनों को और हिट कीजिएगा तो ब्राउन कलर मिलेगा। और केवल उसको हम लोग देखिए यहाँ आपको याद रखना है, ट्रिक याद रखना है, ग्रुप 1 के एलिमेंट का यदि नाइट्रेट होगा तो वहीं एक कलरलेस गैस होता है, केवल इसको छोड़कर LiNO3 को छोड़कर। जिसमें NaNO3 होगा तो भी ब्राउन कलर गैस मिलेगा, KNO3 होगा तो भी ब्राउन कलर मिलेगा, RbNO3 होगा तो भी ब्राउन कलर मिलेगा, CsNO3 होगा तो भी ब्राउन कलर मिलेगा, केवल किसको छोड़कर, LiNO3 को छोड़कर। बाकी कोई ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट होगा तो ब्राउन कलर PPT देता है। और नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का होगा, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय भार्स होते हैं। इसके लिए आप याद रखिएगा CCP होगा, FCC होगा और SCP होगा। इस तीनों में से यदि कोई होगा तो यह टेट्राहेड्रल भार्स भी देता है प्लस ऑक्टाहेड्रल भार्स भी देता है। टेट्राहेड्रल भार्स जितना गोला होगा Z के डबल